सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल स्पोर्ट्स। मैं हूं सैयद रजी। नाज़रीन, इस वक्त मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें मध्य मुकाबिल हैं और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस वक्त बॉलिंग कर रहा है और 260 रन इस वक्त अफगानिस्तान ने बना लिए हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। और अगर आज का मैच ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा और तीसरी टीम बन जाएगा इस वर्ल्ड कप की जिसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया होगा। पहले भारत, फिर साउथ अफ्रीका और अब ऑस्ट्रेलिया मुमकिन तौर पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन आज अफगानिस्तान की जानिब से बैटिंग का फैसला किया गया टॉस जीतकर और इब्राहिम ज़ादरान की जानिब से सेंचुरी स्कोर की गई। बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी उनकी जानिब से की गई है। इस वक्त भी वो क्रीज पर मौजूद हैं और 48वें ओवर का गेम इस वक्त चल रहा है। 260 रन 5 विकेटों के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान की टीम ने बना लिए हैं। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की जानिब से कैसी बैटिंग का मुजाहरा करती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्योंकि अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स बहुत हैं। मुजीब मौजूद हैं, राशिद मौजूद हैं, नूर अहमद को शामिल किया है उन्होंने। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया रन चेस कैसे करती है और जो पॉइंट्स टेबल है वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। अगर जैसा कि मैंने बताया कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम आज का मैच जीतने में कामयाब हो जाती है तो वो स्ट्रेट अवे क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए। तीसरी पोजीशन पर मौजूद है 10 पॉइंट्स के साथ और अफगानिस्तान इस वक्त छठी पोजीशन पर मौजूद है। और नाज़रीन, अगर अफगानिस्तान की टीम आज का मैच जीतती है तो 2 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे और 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन नेट रन रेट जो है वो अफगानिस्तान का वो पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ कम है। तो पाकिस्तान को इस वक्त तक तो किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान का एक और मैच भी है, वो साउथ अफ्रीका के साथ होगा आखिरी मैच, वो भी बड़ी अहमियत का हामिल हो जाएगा। तो इस हवाले से कुछ भी कहना अभी कबल वक्त होगा क्योंकि चारों टीमें अभी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। तो पॉइंट्स टेबल इस वक्त बड़ी दिलचस्प नजर आ रही है लेकिन पाकिस्तानी टीम को हर हाल में इंग्लैंड के खिलाफ अपना मैच जीतना होगा। अब देखते हैं कि क्या जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान मैच है उसमें बारिश किस तरह असरअंदाज होती है और क्या श्रीलंका न्यूजीलैंड को टफ टाइम देने में कामयाब होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नादरा मुश्ताक। नादरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नादरा, इस वक्त अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मध्य मुकाबिल हैं। अफगानिस्तान की जानिब से टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया गया जबकि अफगानिस्तान की टीम चेज अच्छा कर रही थी, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, चेज अच्छा ज़रूर कर रही थी लेकिन इस वक्त जो फैसला किया पिच के लिहाज से डेफिनेटली किया जाता है और यहाँ पर अफगानिस्तान ने जो फैसला किया है वहाँ की पिच देख के किया होगा क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत से मौक़ों पे आपने देखा कि जो चेज़र थे जैसे पाकिस्तान, उन्होंने फर्स्ट बैटिंग ले ली। तो ये तो इट डिपेंड्स ऑल ऑन पिच, उसके ऊपर है। लेकिन जहाँ तक बात है अफगानिस्तान के इस वक्त आज के मैच की, हो सकता है जीत जाएं लेकिन इतना हल्का आप ऑस्ट्रेलिया को भी मत लीजिए। वहाँ के माशाल्लाह बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो अपने हाथ से इस सेमीफाइनल की जो दौड़ है उससे बाहर हो जाएं। और अफगानिस्तान के लिए भी इतना आसान नहीं है कि वो साउथ अफ्रीका को तो हरा सकते हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कल सचिन तेंदुलकर गए हैं उनके कैंप में, उनको टिप्स दी, फिर इरफान पठान जितने ज़्यादा उनके साथ जेल नज़र आते हैं, तो मुझे यूँ लगता है जैसे इंडिया जो है वो फुल सपोर्ट कर रहा है इस वक्त अफगानिस्तान की कि किसी न किसी तरह अफगानिस्तान जो है, जाहिर से बात है जब दो टीमों से जीतेगा तो बात करेंगे। नादरा, अली ज़िया और एजाज वसीम ने भी ज्वाइन कर लिया है, दोनों का बहुत शुक्रिया। अली ज़िया साहब, आप क्या समझते हैं आज का मैच कितनी अहमियत का हामिल है? अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है वो तो थ्रू कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए, अगर अफगानिस्तान जीतता है तो फिर दिलचस्प हो जाएगा आगे चल के मामला। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली अगर अफगानिस्तान जीतता है तो उनके 10 पॉइंट्स होते हैं एंड अगर बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीता तो उनका नेट रन रेट ना तो ऑस्ट्रेलिया से ऊपर होगा, बाकी 2 टीम से ऊपर चले जाएंगे क्योंकि उनके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। बट दोनों मैचेस पाकिस्तान ऑब्वियसली जीतने के लिए कोशिश करेगा एंड न्यूजीलैंड ऑल्सो। सो अगर वो मैच जीत जाते हैं तो 10 पॉइंट हो जाते हैं। सो अफगानिस्तान को फिर लास्ट मैच भी जीतना पड़ेगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका टू मेक इट श्योर कि वो क्वालिफाई करते हैं। टफ है। आज की पिच वैसी पिच नहीं जितनी चेन्नई की कई दफा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली होती है। रेड क्ले पे वैसे मैच है, उनकी के हिसाब से 262 रन्स हैं और दे स्कोर अराउंड 280। इट विल बी अ वेरी कंपेटिटिव स्कोर क्योंकि 2 टीम्स हैं, 2 टीम्स के पास 2 मैचेस हैं, 2 मैचेस जीते हैं, 2 मैचेस ड्रॉ किए हैं। सो 2 टीम्स विल बी इन अ वेरी कंपेटिटिव स्कोर। क्योंकि 2 टीम्स हैं, 2 टीम्स के पास 2 मैचेस हैं, 2 मैचेस ड्रॉ किए हैं। सो
अफगानिस्तान के स्पिनर्स इतनी पेस नहीं देंगे, सो दे विल डेफिनेटली बी अ टीम सेकंड बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज मुझे समझ एक चीज की कभी नहीं आई कि व्हाई इन एवरीथिंग इंडिया कम्स इनटू कंटेंशन। पिच चेन्नई की ऐसी है, अगर पाकिस्तान हार जाता है तो खबरें होती हैं कि इंडिया अगर आउट करता है तो उन्हें बॉल मिल रहे हैं। आई थिंक रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर वीकनेसेस और हमारी अपनी जो शॉर्ट रही है पिछले 3-4 सालों में, उसको हाईलाइट करने के लिए हम जरूर से ज्यादा बातें दूसरों की कर रहे हैं जो एक्चुअली हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट्स एन आईसीसी इवेंट और हम हर चीज में इंडिया को बीच में घुसेड़ रहे हैं। इट इज डिसअपॉइंटिंग मेरे लिए ख्याल में। वी शुड अप्रिशिएट गुड क्रिकेट। अब आजकल जो सोशल मीडिया पे चला हुआ है वो जो एज है और वो कोहली का आउट, वो एक फ्रेम डिफरेंट है, दूसरा फ्रेम डिफरेंट है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर एनर्जी ऑन क्रिटिसाइजिंग इंडिया एवरी टाइम। और हर चीज में इंडिया को घुसेड़ते हैं। व्हाई वुड दे लाइक टू फेवर अफगानिस्तान? व्हाट फॉर? अफगानिस्तान जो है उसको फेवर करने से इंडिया को क्या फायदा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि बात ये बड़ी सिंपल है। सॉरी आई हैव टू से दैट, क्योंकि आई डोंट बाय दिस आर्गुमेंट एट ऑल कि हर चीज में इंडिया को घुसेड़ लाते हैं। अब होपफुली पाकिस्तान क्वालिफाइज और अगर ऑब्वियसली उनका मैच होगा तो इंडिया से ही होगा, देन विल स्टार्ट फाइंडिंग एक्सक्यूजेस। अगर हम हार जाते हैं, जीत जाते हैं तो इंडिया ने सब कुछ ठीक किया, हार जाते हैं तो एवरी प्रॉब्लम कम्स विद इंडिया। सो आई थिंक वी नीड टू गेट रिड ऑफ दैट। ये हमारे नेशन की एक आदत बन गई है टू फाइंड एक्सक्यूजेस। दूसरा भी जीत रहा है तो हम एक्सक्यूजेस इंडिया के ढूंढ रहे हैं। I don't take that लेकिन comments at अलीज़िया all. साहब, कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें मीडिया में गर्दिश भी करती हैं ना। एजाज, आप वहां पर मौजूद हैं, भारत में सचिन तेंदुलकर इस वर्ल्ड कप के सफीर के तौर पर जाने जा रहे हैं। ये बताइएगा कि इत्तलात थी कि सचिन तेंदुलकर ने अफगानिस्तान के बल्लेबाजों से मुलाकात की थी? जी, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर सचिन तेंदुलकर ने अफगानिस्तान की टीम से मुलाकात की है। तो इसमें खबर कहाँ है, इसमें हर्ज क्या है? वो एक लेजेंडरी क्रिकेटर है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी मुंबई में जाती और सचिन अगर वहां पर होते तो यकीनन पाकिस्तानी टीम भी उनसे मिल लेती। वो तो आईसीसी के एम्बेसडर हैं इस वर्ल्ड कप के लिए। तो इसमें मुझे तो ना कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है, ना इसमें खबर दिखाई दे रही है। नहीं, वैसे खबर और कंट्रोवर्सी दोनों चीज़ें नहीं है, लेकिन इरफान पठान का इस तरह से एज अ कमेंटेटर उसमें डांस करना, फिर लास्ट नाइट उन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान टीम को बुलाया अपने घर पे और वहां पर उन्होंने डिनर अरेंज किया। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं पे फेवर बहुत दी जा रही है। तो ऐसा क्यों है, ये मैं समझ नहीं आ रहा। नहीं, मेरी बात सुने। इरफान पठान इस वर्ल्ड कप में एक कमेंटेटर के तौर पे काम कर रहा है। वो ना बीसीसीआई है, वो ना आईसीसी है, और इरफान पठान है, वो इरफान पठान है। और अफगानिस्तान के अगर पठानों को वो अपने पास बुला रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? अच्छा, मतलब अफगानिस्तान के पठान जा सकते हैं। चलें ठीक है, ये इस हवाले से तो बात करते रहेंगे। ये बताइए एजाज, खबरें क्या हैं? आज पाकिस्तानी टीम ने आराम किया? देखें, आज पाकिस्तान के प्लेयर्स ने आराम किया, लेकिन कप्तान बाबर आजम, उनके साथ मिकी ऑर्थर और बैटिंग कोच एंड्रयू पुटेक ने आज यहाँ कोलकाता गोल्फ कोर्स में जाके गोल्फ खेली है। और हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि वो जो गोल्फ खेली गई है उसकी वीडियो या तस्वीर पब्लिक किए जाए। तो अभी तक पीसीबी की तरफ से ना खिलाड़ियों की तरफ से वो अभी तक पब्लिक की गई है। और दूसरा, आज प्लेयर्स ने यहाँ कलकत्ता के किसी मॉल के अंदर भी जाना था, क्योंकि पाकिस्तान के पास 5 दिन थे न्यूजीलैंड वाले मैच को लेके यहाँ कलकत्ता पहुंचने के बाद अब अगले मैच के लिए। तो पाकिस्तान ने कल भी रेस्ट किया है, आज भी टीम रेस्ट के ऊपर थी। और जो अपडेट आई है हमारे पास वो ये है कि हारिस रऊफ का जो एमआरआई कराया गया था उसकी रिपोर्ट हौसला अफजा है, लेकिन उनकी पसलियों का दर्द जो है वो उनको हुआ यहाँ पे, और उनको न्यूजीलैंड वाले मैच में भी हुआ था। अब शादाब के बारे में कल, क्योंकि पाकिस्तान अपना ट्रेनिंग सेशन करने के लिए यहाँ ईडन गार्डन में आ रहा है, और कल शादाब के बारे में बताया जाएगा, असेसमेंट की जाएगी कि उनका कंकशन जो 1 हफ्ते के प्रोटोकॉल्स थे वो अब कंप्लीट हो गए हैं। तो अब ये फैसला होगा कि वो स्क्वाड में रहेंगे, वो प्लेइंग 11 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ये सारी चीजें कल पाकिस्तान की 2 दिन के रेस्ट के बाद ट्रेनिंग है, उसमें ये सारी पिक्चर क्लियर होगी, हारिस की और साथ शादाब की। सही है। अलीज़िया साहब, इस वक्त मैच जारी है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, और 285 रन बना लिए हैं अफगानिस्तान ने। राशिद खान की जानिब से अभी छक्का लगाया गया है। आप क्या समझते हैं, ये जो वानखेड़े स्टेडियम है इसकी पिच आमतौर पर देखने में यह है कि सीमर्स के लिए मददगार साबित होती है, लेकिन अफगानिस्तान के पास 3 स्पिनर्स हैं, नूर अहमद, मुजीबुर रहमान और इसके अलावा राशिद खान। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं सोच के कुछ ना कुछ फैसला किया होगा इन्होंने?
देखिए 4 ऐसा है, इनफैक्ट 4 हैं। नबी भी ऑफ स्पिनर यूजुअली ऑस्ट्रेलियंस तो काफी करते हैं ट्रेडिशनली। नबी जो है ऑफ स्पिनर स्पेशली मेरे ख्याल में 285 इज अ गुड स्कोर। जनरली सॉरी मैं पहले चेन्नई कह गया, वानखेड़े पे मैच है इनका। सो आई थिंक पोटेंशियल तो है with Mitchell Marsh back and Maxwell for Australia to score those runs, क्योंकि फर्स्ट 2 गेम्स के बाद जो ऑस्ट्रेलिया भी ने अच्छा रिदम पकड़ा हुआ है, एंड फर्स्ट गेम के बाद इनफैक्ट जो अफगानिस्तान बुरी तरह हारी फ्रॉम बांग्लादेश, दे रियली प्लेड वेल। एक मैच जो इंडिया से वो हारे हैं, ऑब्वियसली इंडिया में रोहित शर्मा ने आके एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया था इनिशियली आके, तो बाय द टाइम स्पिनर्स आए तो रन्स ही बहुत कम रह गए थे। बट टू बी ऑनेस्ट अफगानिस्तान हैड प्लेड वेरी गुड क्रिकेट, इनफैक्ट आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, और अप्रिशिएट ये करना चाहिए। अलीजा साहब ये भी अप्रिशिएट करने की जरूरत है, इस वक्त राशिद खान ने स्टार्क को दूसरा छक्का लगाया आखिरी ओवर में। टू बी ऑनेस्ट मैं शुरू से कह रहा था ऑस्ट्रेलिया इज ओनली वन गेम्स बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ इन देयर बैटिंग, मैक्सवेल का आना, रन्स करना, अदरवाइज ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग हैज बीन वेरी पुअर। मैं वेरी पुअर कह रहा हूं इसलिए कि स्टार्क इज कंप्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स। ये क्या बॉलिंग कर रहे हैं लास्ट ओवर में, और फिर मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। मतलब एवरी टाइम जब आप 300 के करीब चेज करें, एक टाइम पे लग रहा था 260 करेंगे, 291 इज अ बिग स्कोर टू चेज अगेंस्ट 4 क्वालिटी स्पिनर्स। ये खबर आ गई है 292 का टारगेट दिया है ऑस्ट्रेलिया को, आप समझते हैं डिफेंडेबल है? देखिए इट विल बी अ गुड गेम। मैं थोड़ा सा एडवांटेज दे रहा हूं अफगानिस्तान को, बिकॉज वो बड़े अच्छे एक रिदम के साथ बाहर जा रहे हैं, बड़े मोमेंटम के साथ जा रहे हैं, बिकॉज दे हैव रियली hit the top bowlers. Stark has been very ordinary in this. In fact, all the 3 fast left arm fast bowlers except Madhushanka, जो young है, Bolt hasn't bowled to his potential, so maybe that's the end of his career after this World Cup. Stark has been very ordinary at times. So the only 2 bowlers who have picked up later on, क्योंकि शुरू में शाहीन भी ordinary लग रहे थे, but then he picked up and he started bowling well, except the last game है, but he's really come back in a good rhythm. और शाहीन जो थोड़े से ना fatigue लग रहे थे, I think 7 days gap उन्हें refresh करेगा, but hopefully हारिस भी fit होते हैं। एक आपने बात की इब्रार की, शायद उसकी इजाज ने बात की, which I think will be a good move. If he's not fit, then I think इब्रार को खिला देना चाहिए। Yes, it's a pressure game, लेकिन हीरोज भी ऐसे मैचेस से निकलते हैं। और दूसरी बात ये कि ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये जो मिस्ट्री बॉलर्स हैं, हाउ सक्सेसफुल दे आर इन दिस, या इब्रार इटसेल्फ कितना है। एक मैं बात सिर्फ करना चाहता हूँ, मैं ये बार बार एक बात करता हूँ कि ये जो हम है ना, हम नकल के बड़े शौकीन है, और हम जब कुछ हो जाता है तो उस वक्त करते हैं। पिछले 4 सालों से पाकिस्तान क्या कर रहा थे, दे कुड फाइंड अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, दे कुड हैव ट्राइड इब्रार अर्लियर, जब वो टेस्ट मैच में खेला था और काफी ट्रबल किया था बैट्समैन वो, और अब आके हम सोच रहे हैं। लेकिन जो मुझे हैरानगी हो रही है ना, वो इस बात पे हो रही है कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स को इसलिए ढूंढा जा रहा है कि पाकिस्तान अच्छा नहीं उन्हें खेल रहा। ठीक है, नादरा से पूछते हैं। नादरा, क्या लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पाकिस्तान के पास डोमेस्टिक में मौजूद हैं? एजाज से भी बात करूंगा। नादरा, आप समझती हैं कि इतने स्पिनर्स मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के डोमेस्टिक में कि वो आगे आ सकते हैं? जी हाँ, देखिए डोमेस्टिक में अभी मैं बड़ी हैरान हो रही थी जब ये पाकिस्तान कप शुरू हुआ। इसमें फैसल अकरम थे, इब्तिसाम शेख थे, उसके अलावा एक बच्चा सिद्दीक है, वो बच्चा भी था, उमर नाम है आई गेस, उमर खान। मुझे समझ में आता है उन बच्चों को मौके मिलेंगे, आपके पास हैं, लेकिन आपको फ्लरिश करने की ज़रूरत है। आपके पास मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब थे, सकलैन मुश्ताक भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई नई दरियाफ्त क्यों नहीं की अब तक? इनसे भी क्वेश्चन किया जाए ना कि आप बोर्ड का हिस्सा बनते हैं और हमेशा ये बारियां लगती हैं, कभी वकार यूनुस आते हैं, मुश्ताक अहमद आते हैं, सकलैन मुश्ताक आते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? अब पहले जब आते थे फास्ट बॉलर्स तो बड़ी कंप्लेंट्स भी आई बहुत से बॉलर्स की जानिब से, क्रिटिसिज्म भी हुआ कि उनके जो नेचुरल एक्शंस हैं वो चेंज करवा दिए। तो जो नेचुरल है उनको नेचुरल रहने दें, लेकिन प्रोड्यूस तो करें, आप नए लेकर आइए। क्या हमारी जो टैलेंट हंट है वो सिर्फ PSL की हद तक ही स्टॉप हो गया कि बस PSL में जितने भी फ्रेंचाइजेज हैं सिर्फ उन्हीं का काम रह गया कि वो लेकर आएंगे? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की NCA अकेडमी क्या कर रही है? उनको चाहिए कि लेकर आए। और अभी जो ज़का शख्स से शाहिद अफरीदी की मुलाकात हुई थी,
वो इसी पर हुई थी कि अंडर 16 अंडर 19 पे वो काम करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि खेप नहीं तैयार हो ताकि फिर वो बड़े मैचेस का हिस्सा बने। उनके मैचेस हों, अंडर 19 के हों, अंडर 16 के हों, उनके अवे मैचेस हों, ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर होके ख़त्म हो जाएं। उससे क्या टैलेंट निकलेगा? आपको अपनी पिचेस पे आपने जितने भी रन्स बना लिए, जितनी भी विकेटें ले ली, लेकिन जब तक आप बाहर की विकेटों पे नहीं जाएंगे, उनसे आशना नहीं होंगे, आप कुछ ही कर सकते। ठीक है एजाज, आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी जो स्पिनर्स हैं उस मयार के क्यों नहीं आ रहे हैं? माजी में हमने देखा सकलैन मुश्ताक होते थे, सईद अजमल होते थे, खुद मुश्ताक अहमद होते थे, फिर उस तरह के नाम सामने नहीं आए। रजी, पहले मैं क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, मैं फॉलो नहीं कर पा रहा, नादरा ये बता सकती हैं कि इमाद वसीम ये वनडे कप खेल रहे हैं पाकिस्तान कप? देखिए, इमाद वसीम ने तो सिंपल मना कर दिया, पूरी दुनिया चीख रही थी इमाद को लाया जाए टीम में। तो इजाज आप खुद बताएं, जब एक शख्स कह रहे हैं मेरी प्रायोरिटी में T10 है, दूसरी लीग्स हैं, मैं पाकिस्तान कप नहीं खेल सकता, फिर शोर भी ना मचाए ना कि आपको टीम में नहीं लिया जा रहा। कहा है कि मैं जाती तौर पर भी अभी बिजी हूँ दीगर असाइनमेंट्स में। नहीं तो फिर उनको कम से कम वो कंप्लेन नहीं चलवानी चाहिए कि मुझे पाकिस्तान टीम में आके खेलना है और पाकिस्तान को मेरी जरूरत है। बिल्कुल यही बात ना। हाँ, तो उसको फिर कराची किंग्स पे तवज्जो देनी चाहिए और उसको फिर अपनी जो है ना वो CPL के ऊपर और कनाडा लीग की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अब देखें, जहां तक स्पिनर्स की बात है, ये हमारी बैड लक है पाकिस्तान क्रिकेट की कि हम PSL की T20 टीम के प्लेयर्स को उठा के वनडे और टेस्ट मैचेस खिलाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। कामरान गुलाम कहाँ पे है? उसको फारिग कर दिया। इमरान भट्ट लड़का आया था, बड़ा अच्छा था, स्लिप में उसने 8-10 अच्छे कैचेस पकड़े, वो 1-2 टेस्ट इनिंग्स में नाकाम हुआ, हमने उसको निकाल दिया। आबिद अली डोमेस्टिक, काशिफ भट्टी, आबिद अली, इसके अलावा समीर हम पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। और हमने जितने डोमेस्टिक में हमारे प्लेयर्स देखें, 4 रोजा क्रिकेट तो हमारे खेलते नहीं है। हमने हारिस रऊफ को पाकिस्तान के 3 टेस्ट सीरीज की 15 रुकनी टीम के अंदर शामिल किया हुआ है, जो कि 4 ओवर बाद उनकी पसलियों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। हम जुल्म कर रहे हैं अपनी क्रिकेट के साथ कि हम T20 के प्लेयर्स को हम लोग टेस्ट और वनडे खिलाते हैं, यही वजह है कि हम उसके हारने की दुआ कर रहे हैं और उधर से बारिश होने की दुआ कर रहे हैं। सही। अलीजिया साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? और इजाज के सवालों को भी जवाब देना चाहता हूँ, मतलब उस पर ऐड करना चाहता हूँ। नादरा ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया है एंड इजाज ने भी। प्रॉब्लम ये है कि आपकी सिलेक्शन भी इनकंसिस्टेंट है, पूरे पाकिस्तान को खुश करने वाली है। ठीक है, ये अभी जो नादरा ने नाम लिए पहले, फैसल अकरमी, ये सारे बहुत अच्छा टैलेंट था, इन्हें अनर्थ किया गया थ्रू NCA के और PCB के 4-5 साल पहले से। बट प्रॉब्लम ये है कि सिलेक्टर्स की जो सिलेक्शन कमेटी है उनकी सिलेक्शन भी इनकंसिस्टेंट है कि कौन पहले सिलेक्टर है। पिछले 6 माह में 4 तो सिर्फ सिलेक्शन कमेटीज रही हैं और फिर ये अकरम शाहीन के टूर पे जाते हैं, अगले टूर पे कोई और चला जाता है। तो इस तरह ये म्यूजिकल चेयर्स की गेम खेली जा रही है प्लेयर्स के साथ भी कि हम हर रीजन को, हर एरिया को बस खुश रखें, कभी उसको ड्रॉप कर दे, उसको खिला ले। जब तक आप किसी यंगस्टर को कंसिस्टेंटली नहीं खिलाते, आप उसे पूरी तरह कॉन्फिडेंस नहीं देते, अपॉर्चुनिटीज नहीं देते, वो कभी ग्रूम सही नहीं होगा। आप जब एक दफा किसी प्लेयर की एबिलिटी को जज कर लेते हैं ना, देन ही शुड बी गिवन एक्सट्रीम चांसेस एंड देन डिसाइड कि इसका प्रेशर में कैसा है। ये मैच विनर है। आप इस वक्त बात करेंगे चांसेस देने के हवाले से, कथा कलामी के लिए माजरत। एजाज, आप वहां पर मौजूद हैं भारत में, आप क्या समझते हैं अगर अबरार को आखिरी मैच में चांस दिया जाता है और वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता बदकिस्मती के साथ, तो फिर क्या होगा उसके करियर के साथ? देखिए रजी, अबरार पाकिस्तान के 15 रुकनी टीम के अंदर नहीं है। आपकी प्रायोरिटी आपका 15 रुकनी स्क्वाड होता है जिसको आपने वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब किया है। अगर शादाब नहीं होते और ट्रैवलिंग रिजर्व में से शामिल किया जाता है, उस सूरत में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, शादाब कैसे नहीं होंगे? उन्होंने 1 हफ्ता प्रोटोकॉल जो था ICC का कंकशन का, उसको पूरा कर लिया। 2 मैचेस उसके मिस कराए गए, बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ ईडन गार्डन्स के अंदर और बेंगलोर के अंदर उसने मैच मिस किए हैं। ये पहले करना चाहिए था, अब का करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ इंडियंस आम क्रिकेट फैंस जो स्टेडियम के बाहर खड़े होते हैं, वो उनके जब मैं बॉक्स शॉट करता हूँ, वो कहते हैं कि यार आप इब्रार को मौका दीजिए, वो बड़ा अच्छा स्पिनर है। यहाँ इंडियन जर्नलिस्ट बात करते हैं, एक्स क्रिकेटर्स बात करते हैं, लेकिन हमने मौका नहीं दिया है। और अब एक मैच के अंदर अगर उसको यहाँ पर 4 ओवर में 60 पड़ गया, बेन स्टोक्स उसको छक्के मार देता है या डेविड मिलान के सामने, वो बेचारा तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में दोबारा सिलेक्ट ही नहीं होगा। तो बेहतर है कि वो बाहर बैठा रहे। जो खेल रहे हैं यही इस बेड़े, इस कश्ती को पार लगाएंगे या फिर यही डुबोएंगे। अच्छा नादरा, अब आप क्या समझती हैं, आखिरी मैच से पहले क्या कोई चेंज करने की जरूरत है या विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहिए?
देखिए मेरे हिसाब से जो कि खबरें जैसे हारिस रऊफ की कह रहे हैं, पीसीबी कह रहे हैं कि क्लियर है, तो भाई एमआरआई की जरूरत पेश क्यों आई? पहला सवाल तो ये, आपको लगा था ना कि वो इंजर्ड हैं, उनकी कोई ना कोई या तो ग्रेड 1 इंजरी होगी उनकी। देखिए ग्रेड 1 इंजरी को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे उनकी हुई थी नसीम शाह की, ग्रेड 1 हुई, ग्रेड 2 हुई, उसके बाद वो बहुत लंबे 2 में तो आप 6 महीने के लिए बाहर हो जाते हैं, उसके बाद आप लंबा चले जाते हैं साल के लिए, और साल के लिए जाने का मतलब ये फिर आपका करियर भी खत्म। तो इनको चाहिए था कि पहले से ही जब वो एशिया कप में पांच ओवर्स के लिए बाहर चले गए थे तो उसी वक्त इनको रेस्ट दे देना चाहिए था। ये नहीं कि आप उनको खिलाए चले जाएं। और अब उनकी क्या रिपोर्ट आई है क्लियर तो हमें भी नहीं पता होगा ना, ये तो उनको पता होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने जो फास्ट बॉलर्स हैं खास करके उनको इतना ज्यादा फटीग ना कर दें कि वो फिर आगे हमारा असासा ना रहे और वो साइडलाइन हो जाएं। ऐसे माजी में कितने फास्ट बॉलर्स हैं जो कि साइड पे होके चले गए, बाद में उनका नाम लेवा भी कोई नहीं है। अलीज़िया साहब, ब्रेक पर जाने से कबल आपके कमेंट्स चाहूंगा, जो अगला मैच है पाकिस्तान का उसमें कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए या विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल में तो अगर कोई पॉसिबल चांस है तो इब्रार अगर टेक्निकल कमेटी के थ्रू या इंजरी के थ्रू अंदर आ सकता है, ही शुड प्ले। मैं उसमें टेक्निकल बात कर रहा हूँ इसलिए कि यही इब्रार है जिसने इन तमाम इंग्लिश प्लेयर्स जो इस वक्त खेल भी रहे हैं इसमें ज्यादातर उनको डिस्टर्ब बहुत तंग किया था इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, बल्कि पूरी सीरीज में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। एक तो मैं ये कहूंगा कि अगर हो सकता है, अगर नहीं तो फिर सेम टीम से तो नहीं जाना चाहिए, एक फास्ट बॉलर कम होना चाहिए और एक डेफिनेट जो प्रॉपर स्पिनर है उसे। लेकिन मैं एक चीज पे हैरान हूं, मैं फाइनल कमेंट्स इसमें दे लूं, मैं एक चीज पे हैरान हूं, हम हर वक्त डिवाइन हेल्प की जो इमेजिन इफ द कोच सेज कि डिवाइन हेल्प चाहिए तो टीम का ओवरऑल मोरल क्या होगा। दो दे विल बी मोटिवेटेड, लेकिन ये डिवाइन हेल्प की हर वक्त हमें क्यों जरूरत पड़ती है? लास्ट टाइम नेदरलैंड ने हराया, वो हमारी दुआओं से ज्यादा उनको बद्दुआएं दी गई मेरा ख्याल है, इसलिए साउथ अफ्रीका आईसीसी के टूर्नामेंट में यही सूरत हाल होती है। ठीक है अलीज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाराज हमारे साथ मौजूद रहेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे जो एंजेलो मैथ्यूज के टाइम आउट के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। कीप वॉचिंग बोल स्पोर्ट्स। नाज़रीन, बोल स्पोर्ट्स में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक का इस्तीफ़ा अब तक मंजूर नहीं किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद साहिबा की जानिब से ये सुबह खबर सामने आई थी। इस हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त आलिया रशीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। ये कंफर्म कर दीजिएगा, क्या इंज़मामुल हक को चीफ सेलेक्टर कहा जाए या साबिक चीफ सेलेक्टर कहा जाए? इसका फैसला होना अभी बाकी है, अभी तो तहकीकात चल रही हैं, तो जब ये इन्वेस्टिगेट हो जाएगी तो इंशाल्लाह सबको पता चल जाएगा। फिलहाल तो आप कुछ भी नहीं इस बारे में कह सकते। ठीक है आलिया, ये बताएगा जो कमेटी तश्कील दी गई थी अब तक कुछ फाइंडिंग्स सामने आई? देखें, ये तो फिर एक सीक्रेट है जिस पे काम हो रहा है बहुत सारी चीजों पे, तो वो जो टीम है उसको करने दीजिए, वो अपना वक्त पूरा ले रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम आप सबसे शेयर करेंगे फिर। अच्छा आलिया, कोई अंदाजा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक? मेरा ख्याल है मजीद एक हफ्ते के अंदर नेक्स्ट आ जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम टाइम इसलिए नहीं दे रहे। देखिए इसमें ना बहुत सारे डिपार्टमेंट शामिल हैं, क्योंकि यूके से कुछ डिटेल्स मंगवानी है, कुछ लीगल का इशू है, कुछ इसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो हर कोई अपना टाइम पूरा लेना चाहता है, तो इसलिए मैं किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं देना चाहती टाइम के हवाले से। लेकिन इंशाल्लाह पीसीबी की कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको किया जाए, क्योंकि आगे हमारा भी ऑस्ट्रेलिया का टूर है, आपको पता है, और हमारी ख्वाहिश होगी कि अगर जब कमेटी का फैसला सामने आ जाए और इनकी अगर क्लियर होते हैं इंज़मामुल हक साहब, तो वो दोबारा इस पोस्ट को संभालें। तो देखिए वक्त बताएगा। अच्छा आलिया, ये भी कंफर्म कीजिएगा जो कमेटी थी उससे आप अलहदा हो गई हैं? जी, मैं इसलिए अलहदा हुई हूँ कि मैं ही आप लोगों से जैसे इस वक्त भी बात कर रही हूँ और मैं ही अगर वहाँ बैठी हूँ तो वो फिर मुनासिब नहीं था, ये भी कन्फ्लिक्ट लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं अलहदा हो जाऊँ, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स उस पर काम कर रहे हैं। सही। आलिया, नादरा आपसे सवाल करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको मुबारकबाद डायरेक्टर मीडिया की। दूसरे सवाल मेरा ये है कि इंज़माम साहब आप कह रही हैं अभी यानी कि ऑन बोर्ड हैं एज अ चीफ सेलेक्टर, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको परमिशन दी हुई है कि वो चैनल्स पे आके अपने इंटरव्यूज दें और क्लैरिफिकेशन वहीं पर कर दें सारी?
नहीं, देखिए, एक पहलू नादरा इसका ये है कि इंजमामुल हक ने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है। दूसरा पहलू ये है कि पीसीबी ने उसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया है और तहकीकात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि इंजमामुल हक के साथ कोई ज्यादती हो। हाँ, ये जरूर है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट में है कि उनको मीडिया से, हमारे डिपार्टमेंट से पूछे बगैर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मतलब वो कर रहे हैं वो, तो शायद वो बेहतर जो अपने लिए समझते होंगे वो कर रहे हैं। तो इस तरह तो प्लेयर्स को भी परमिशन नहीं होती, तो प्लेयर्स भी जो बेहतर समझे वो टीवी पे आके बोल सकते हैं। उन्होंने रिजाइन किया है ना, आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझिए कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है, वो अपनी तरफ से फ्री है ना, लेकिन हमारी तरफ से वो कबूल इसलिए नहीं किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो जो ज़का अशरफ साहब का ये पॉइंट है कि पहले वो हो जाएं, रिजल्ट सामने आए, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने उसको अप्रूव करना है या नहीं, क्योंकि इंजमामुल हक साहब इतने बड़े प्लेयर भी हैं और इतने अच्छे चीफ सिलेक्टर भी हैं, उनकी इतनी रिस्पेक्ट है कि जाहिर है बोर्ड नहीं चाहता कि उनको भी लूज करे, लेकिन ऑब्वियसली जो चीजें सामने आएंगी उसके मुताबिक फैसला करना पड़ेगा ना। ठीक है, आलिया साथ ही रहिएगा। एजाज वसीम इस वक्त भारत में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। एजाज, वहाँ भारत में मौजूद हैं, आप कोई सवाल करना चाहें आलिया से? जी, मैं मैडम आलिया से सिर्फ यही जानना चाह रहा हूँ कि अब क्योंकि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का एक मैच रह गया है, तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर या हमारे एक्स क्रिकेटर्स टीवी चैनल्स पे बैठकर के चेयरमैन पीसीबी तैयार बैठे हुए हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच खत्म हो तो कोचिंग स्टाफ को, मिकी आर्थर को घर भेजना है, उसकी टीम को घर भेजना है, टीम मैनेजर को, कप्तान बाबर आजम को, तो इस बारे में चेयरमैन साहब का क्या थॉट है ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, कुछ बता सकती हैं? क्योंकि बहुत डराया जा रहा है टीम को और टीम मैनेजमेंट को। नहीं, बिल्कुल ये गलत इंप्रेशन है, डराने वाली बात। देखिए, मैं पिछले 30 सालों से कवर कर रही हूँ क्रिकेट, और जब भी वर्ल्ड कप पे हम हारते हैं, ये सिचुएशन हर दफा हर बोर्ड में होती है, ये हमने हमेशा से देखते आ रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो भी टीम की परफॉर्मेंस होगी उसको सामने रखा जाएगा, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस होगी उसको देखा जाएगा, उसके मुताबिक जो है वो डेफिनेटली कुछ फैसले होते हैं, लेकिन डराने वाली कोई इसमें कतई कोई बात नहीं है। इसलिए कि सब क्रिकेट खेलते हैं, सब क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, सब अपनी टीम से मोहब्बत करते हैं, और सबकी ख्वाहिश है कि बाबर आजम हमारी टीम सेमीफाइनल में लेके जाएं इंशाल्लाह। तो ऐसा कोई नहीं है कि डराने वाली बात। मेरा ख्याल है कुछ सेक्शन है मीडिया का ऐसा जो समझता है कि वो इस तरह की बातें करके ज़का अशरफ को प्रेशर में लेके आएंगे या खामखा के लिए प्लेयर्स के ऊपर इसका असर पड़ता है। हमें ऐसी बातों से फिलहाल तो बिल्कुल मेरा ख्याल है इज्तनाब करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच आलिया, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाजरीन, रोस्ट के मैच में हमने ये देखा कि एंजेलो मैथ्यूज जो हैं उनको टाइम आउट करार दे दिया गया था, जिस पर क्रिकेट हलकों की जानिब से बड़ी तनकीद भी की जा रही है। पहले ये सुन लेते हैं कि एंजेलो मैथ्यूज ने मैच के बाद क्या कहा और बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल हसन के क्या तासुरात थे, देखते हैं। तो नाज़रीन, दोनों कप्तानों का मौक़िफ़ आपने सुना है। एजाज, आप क्या कहेंगे? कल बांग्लादेश मैच तो जीत गया, लेकिन शायद मेरे ख्याल से कल क्रिकेट हार गई। नहीं, क्रिकेट नहीं आ रही है, जस्ट एक शाकिब के ऊपर ये बात आती है और बांग्लादेश की बात आती है, और फिर जो श्रीलंका की तरफ से जो रिस्पॉन्ड किया गया, प्लेयर्स ने शेक हैंड भी नहीं किए, बांग्लादेशी प्लेयर्स, कप्तान शाकिब सब श्रीलंकन डगआउट तक पहुंचे, तो वहां पर जो उनके इंग्लिश कोच थे श्रीलंका के, उन्होंने आके कर्टसी में एक दो प्लेयर से हाथ मिलाया। तो उसके बाद फिर पूरी दुनिया में जो शाकिब के ऊपर तनकीद हो रही है, देखें शाकिब का मिजाज ऐसा ही रहा है, माजी में भी वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर और एक बांग्लादेश के डोमेस्टिक सीजन में एक मरतबा दोनों हाथों से विकेटें उखाड़ के अंपायर के सामने फेंक चुके हैं और एक दफा विकेटों को लात मार चुके हैं। तो ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, और मैथ्यूज ने कल रात भी ट्वीट किया, आज भी उन्होंने ट्वीट किया, उनके पास मार्जिन था। और सबसे अहम चीज ये है कि आईसीसी ने इस कंकशन की वजह से, हेलमेट यूज करने की वजह से बड़े सख्त रूल बनाए हुए हैं। तो एक प्लेयर आके विकेट पर खड़ा है, उसका हेलमेट का अगर उसका स्ट्रैप टूट गया है तो वो बगैर हेलमेट के कैसे गेम फेस कर सकता है? ये तो कॉमन सेंस की बात थी, यहाँ पर आईसीसी को रिएक्ट करना चाहिए था। देखिए, शाकिब का पूरा राइट था, विद इन द लॉ उसने सही बात की है कि उसने अनफॉर्चुनेट कहा, बट विद इन द लॉ ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ कॉमन सेंस अंपायर को इस्तेमाल करनी थी कि आपने अब रूल बना दिया है कि स्पिनर जब बॉल कर रहा होगा तो विकेट कीपर हेलमेट के बगैर पीछे नहीं खड़ा होगा। स्पिनर, माजी में हमने देखा है कि फास्ट बॉलर के सामने बल्लेबाज हेलमेट ही पहनते थे, अब रूल जब सख्त कर दिए हैं तो उसका वो हेलमेट का। लेकिन एजाज, अभी आज के मैच की अगर बात की जाए तो आज राशिद खान बैटिंग करने के लिए आए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो बगैर हेलमेट के आए थे, बाद में उन्होंने हेलमेट लिया। नहीं, स्पिनर के सामने ऐसा होता है कि आप हेलमेट के बगैर खेलते हो, या अगर जल्दी में टाइम बहुत कम होता है तो बैट्समैन पिच अंदर आ जाता है ताकि वो
आईसीसी का जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको फॉलो करें, और उसके बाद पीछे से सम टाइम ग्लव्स गलत पहन के आ जाते हैं, सम टाइम दूसरे ग्लव्स की जरूरत पड़ जाती है, तो वो करते हैं। लेकिन ये आईसीसी ने रूल क्यों बनाया था? क्योंकि ये टेस्ट मैचेस के अंदर टैक्टिक्स के तौर पे डिले करने के लिए, ताकि लाइट और डाउन हो जाए, टेस्ट में ड्रॉ हो जाए या दिन खत्म हो जाए। तो उन डिलेज को रोकने के लिए वनडे में 2 मिनट है, टेस्ट में 3 मिनट है, और T20 के अंदर 90 सेकंड के अंदर 1.5 मिनट के अंदर आपने बॉल फेस करना होता है। तो विद इन द रूल ठीक है, लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम तो मुतासिर हुई है, इससे कोई शक नहीं है। ठीक है, स्पिरिट ऑफ द गेम ज़रूर मुतासिर हुई है। एजाज और नादरा हमारे साथ मौजूद थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और नादरीन, क्रिकेट की तारीख में पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि अनोखे अंदाज में कोई आउट होकर पवेलियन से लौटा हो। इस हवाले से बोल स्पोर्ट्स की टीम ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं। तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। ये क्रिकेट की तारीख में पहला मौका नहीं था जब कोई बैट्समैन अनोखे अंदाज में आउट होकर पवेलियन लौटा हो। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फैसलाबाद के क्रिकेट लवर्स की, जिन्होंने कौमी टीम को वर्ल्ड कप में सपोर्ट करने के लिए शहर भर में खिलाड़ियों की तस्वीरी मॉडल्स नस्ब कर दिए हैं। क्रिकेट लवर्स मजीद क्या कहते हैं, जान लेते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, बताइए। बिल्कुल, क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान भरपूर मेहनत कर रही है। हमारे जो खिलाड़ी हैं, फ़खर जमान हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसन अली, हारिस रऊफ, सब जो हैं भरपूर मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो सेमीफाइनल की जो दौड़ है उसको जीत जाएं, सेमीफाइनल खेल लें, फाइनल खेलें और वर्ल्ड कप जीत के ले आएँ। हमारे जो पाकिस्तान के जो क्रिकेट लवर्स हैं उनकी जानब से फैसलाबाद के मुख्तलिफ चौक चौराहों में खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के मुख्तलिफ मॉडल्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। हम दिखा भी सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान उनका मॉडल लगा हुआ है। इसके अलावा दीगर जो कौमी हीरोज़ हैं, शाहिद अफरीदी हैं, बाबर आजम हैं, हारिस रऊफ हैं, इसके अलावा जो दीगर हीरोज़ हैं, सब के मॉडल्स शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों में, GTS चौक में, स्टेशन चौक में, दीगर ग्राउंड में लगाए गए हैं और टीम को भरपूर सपोर्ट किया जा रहा है। क्रिकेट लवर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। ये बताइएगा किस तरह टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? सब लोग दुआएं भी कर रहे हैं, हर तरह से सपोर्ट किया जा रहा है कि वर्ल्ड कप टीम जीत के ले आए। नहीं, बिल्कुल, हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। और हमारी जो टीम है बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिछले जो हमारी कुछ नेग्लिजेंसीज हैं, थोड़ी वीक हमारी जो है वो स्ट्रेटजी रही है, लेकिन अब क्योंकि जो है कि बाबर की कैप्टनसी में जो है वो टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है और जो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनमें भी एनर्जी जो है वो काफ़ी सारी दिखने को मिल रही है। और हम सब होपफुल हैं, हम दुआ भी करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो टीम है वो अच्छा खेले और वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान में लेके आए। जी बिल्कुल, हर किसी की यही दुआ है, उम्मीद है। पूरी सपोर्ट जो है कौमी टीम के साथ है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं जो फैसला कुल मैच है उसको जीतें, उसके बाद सेमीफाइनल का मैच भी जीतें, फाइनल जीत के जो वर्ल्ड कप का तोहफा है वो पाकिस्तानी कौम के सामने रखें, पाकिस्तान में लेके आएँ। हर किसी की यही कोशिश है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, फैसलाबाद के फैंस तो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी दुआ करते हैं कि जो हफ्ते को मैच होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, हफ्ते इंग्लैंड का, तो पाकिस्तानी टीम वहां से फातेह बनकर लौटेगी और उम्मीद यही करते हैं कि नेट रन रेट की बुनियाद पर पाकिस्तानी टीम आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। नाज़रीन, क्रिकेट के बाद अब कुछ बात कर लेते हैं बॉलिंग के हवाले से। तो कराची के मकामी क्लब में पाकिस्तान ओपन 10 पिन बॉलिंग चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं, क्या सूरत हाल रही आज, इस हवाले से बात कर लेते हैं बॉलीवुड की नुमाइंदा सना आरिफ से। सना, बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम और सिंध 10 पिन बॉलिंग एसोसिएशन के ताउन से जो है वो कराची में पाकिस्तान की ओपन 10 पिन चैंपियनशिप का आज बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। हिस्सा लेने वाली टीम्स को जो है वो 9 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान भर से इस चैंपियनशिप में मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया है। जिन कैटेगरीज में इन टीमों को डिवाइड किया गया है उसमें ओपन सिंगल्स, डबल, सीनियर, मीडिया, इमेच्योर, अंडर 24 लेडीज़ और डेफ और इसके साथ मिक्स कैटेगरी जो है वो शामिल है। आज 2 कैटेगरीज के दरमियान मुकाबला हो रहा है जिनमें डेफ और मीडिया कैटेगरी है। डेफ कैटेगरी से मेरे साथ एक प्लेयर जो है वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी जो कैटेगरी है उसके अंदर कितने प्लेयर्स हैं और ये कितनी एक्साइटेड है इस टूर्नामेंट को लेकर। जी, मेरा नाम सनम है और मैं हार्ट ऑफ हियरिंग हूँ और हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेशन है वो 20 मेल है और 20 फीमेल और वो सब डेफ कम्युनिटी से है और हमने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी प्रैक्टिस की है इस गेम के लिए। हमने बहुत एक्साइटेड है और हम हर साल ये बॉलिंग प्रैक्टिस करते रहते हैं, हमारा ये कंटिन्यू चलता रहता है। अच्छा, मेरे साथ ये डेफ कैटेगरी की एक प्लेयर थी जिनका ये कहना है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस चैंपियनशिप को लेकर। इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो ये चैंपियनशिप
जो है वो आज 7 नवंबर को शुरू हुई है और इसका जो है वो 12 नवंबर को इसका इख्तिताम होगा। इख्तिताम के आखिर में जो है वो जो मुकाबलों को जीतेंगे उनके दरमियान जो है वो इनामात भी पाएंगे। सना, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, अभी आपको एंड में अपडेट करते हुए चलें कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की 4 रन पर पहली विकेट गिर गई है और ट्रेविस हेड आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। बोल स्पोर्ट्स से सैयद रजी को दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।